संविधान क्या कहता है कि अमेंडमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम सिलसिलेवार रूप से बात करते हैं संविधान में हुए संशोधनों पे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात की थी संविधान में हुए पहले अमेंडमेंट के बारे में। आज हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दूसरे और तीसरे अमेंडमेंट पे। संविधान में दूसरे अमेंडमेंट का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है 18 जून 1952 को। संशोधन होना था आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा के संरचना या कॉम्पोजिशन के बारे में। ओरिजिनल प्रोविजन में था कि लोकसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य होंगे और सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा और उसके लिए राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि 7.5 लाख से 5 लाख के लोगों के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि हो। इस प्रोविजन में आगे था कि हर सेंसस या जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को दोबारा जनसंख्या के आधार पे रीएडजस्ट किया जाएगा। इस प्रावधान में संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1951 के जनगणना की रिपोर्ट आ गई थी और संविधान में था कि मैक्सिमम 500 सदस्य ही होंगे और यह भी था कि 7.5 लाख लोगों के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि जरूर हो। तो फिर दोनों में एक ही फॉलो हो सकता था क्योंकि 1951 के रिपोर्ट के हिसाब से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए दोनों में से एक को बदलना पड़ता। इसलिए अनुच्छेद 81 में बदलाव लाया गया और 7.5 लाख की सीमा बढ़ाकर 8.5 लाख कर दी गई और 5 लाख को बढ़ाकर 6.5 लाख कर दिया गया। उत्तरोत्तर इस तरह के अमेंडमेंट इस प्रावधान में होते रहे हैं। जब जब वो अमेंडमेंट आएंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं तीसरे अमेंडमेंट पे। तीसरे संवैधानिक संशोधन में 7वीं अनुसूची को अमेंड किया गया था। 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र के कार्य क्षेत्रों का बंटवारा करती है। इसमें 3 सूची है। लिस्ट 1 उन विषयों को इंगित करता है जो केंद्र के अंडर आते हैं। लिस्ट 2 उन विषयों को जो राज्य के हैं और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इन विषयों पे राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है। तीसरे अमेंडमेंट में समवर्ती सूची के आइटम नंबर 33 में अमेंडमेंट लाया गया था। आइटम नंबर 33 कहता था कि वैसी इंडस्ट्रीज जिसका कंट्रोल संसद ने कानून पास करके केंद्र को दे दिया है, क्योंकि अदरवाइज इंडस्ट्रीज पे कानून बनाने का हक राज्य का है, उनके उत्पादों के ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आएगा। इस अमेंडमेंट के द्वारा इस आइटम का दायरा बढ़ा दिया गया था और कहा गया था इनके अलावा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर तेल और तिलहन भी आएंगे, पशुओं का चारा, इसमें खली और अन्य चारे भी होंगे, कच्चा कपास चाहे वो ओटा हुआ हो या बिना ओटा हुआ हो, कच्चा जूट, ये सब अब समवर्ती सूची के आइटम नंबर 33 में आएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया था। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा संविधान के पार्ट 21 में, जिसका टाइटल है टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। जी हाँ, इसी पार्ट के अंदर आती है संविधान की धारा 370, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए यहाँ पर रेलेवेंट है आर्टिकल 369, जो कि पार्ट 21 का पहला प्रोविजन है। अभी ये जो विषय संशोधन करके जोड़े गए हैं समवर्ती सूची में, आर्टिकल 369 इन विषयों पे पार्लियामेंट या संसद को कानून बनाने का पावर देता था, टेम्पररी रूप से 5 साल के लिए। यह स्पेशल प्रोविजन इसलिए बनाया गया था क्योंकि राज्य के अंदर के ट्रेड और कॉमर्स पे जनरल नियंत्रण राज्य का है, क्योंकि यह लिस्ट 2 के आइटम नंबर 26 में आता है। लेकिन शुरुआत में 5 साल के लिए इन वस्तुओं पे, खाद्य सामग्री वगैरह जैसा कि मैंने बताया, पे कानून बनाने का पावर स्पेशल प्रोविजन से के द्वारा संसद को दिया गया था। तीसरा अमेंडमेंट 10 सितंबर 1954 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और टी कृष्णामाचारी, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे यूनियन गवर्नमेंट में, उन्होंने इसके पीछे का कारण यह बताया कि 5 साल खत्म होने वाले हैं और अब केंद्र सरकार की पावर यहां पे खत्म हो जाएगी और ऐसा लगता है कि इन विषयों पे केंद्र का नियंत्रण आगे भी रहना चाहिए। इसलिए इन विषयों को कंकरेंट लिस्ट में डाला जा रहा है ताकि संसद के पास इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार बना रहे। वैसे अब अंत से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
अगर आपने फार्मर लॉ या किसान कानून वाले कंट्रोवर्सी को फॉलो किया होगा तो शायद आपको याद आए कि जो विरोध में थे वो ये कह रहे थे कि इन मुद्दों पे कानून बनाने का पावर राज्य को है, क्योंकि कृषि राज्य सूची में आता है। मगर केंद्र सरकार का कहना था कि उन्हें पावर इसी आइटम नंबर 33 से मिल रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के ट्रेड और कॉमर्स पे लॉ बनाने का पावर उन्हें भी है, क्योंकि ये समवर्ती सूची में आता है। अगर इस मुद्दे पे सरकार कानून वापस नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे निर्णय देना पड़ता कि किसान कानून कृषि के ऊपर कानून थे या खाद्य पदार्थ के व्यापार के ऊपर। कुछ दिनों के लिए यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला था और विरोधी साइड का एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट यह भी था कि पूरे के पूरे तीसरे अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में है। क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा केंद्र सरकार ने एक पावर जो उनको स्पेशल प्रोविजन के द्वारा टेम्पररी रूप में मिला था, उसे उन्होंने संशोधन के द्वारा परमानेंट कर लिया, और ये गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन में है। इसलिए इस अमेंडमेंट को, तीसरे अमेंडमेंट को, जो कि 1954 में पास हुआ था, को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। खैर, अब तो कानून ही वापस ले लिया गया है, तो केस भी खत्म हो गया। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में चौथे और पांचवें संशोधन पे बात करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आपको हमारा कोई वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।